हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की मास्टर रिवीज़न क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, उससे पहले इस वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं तो सीडीपी का जो सारा कंसेप्ट है, सारा सिलेबस है, उसका आपका रिवीज़न हो जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 130 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में जमा किया है। इसका एनालाइज करेंगे, इसके हर एक ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप एक बार देख करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आप 30 में 30 मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है, सीडीपी में, क्योंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है। चलिए सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है आपका जो सिलेबस है 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। और नंबर 3 पे आपका है पेडागोजिकल कंसर्न, ठीक है, इससे भी 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। इसको पहले कीजिएगा, उसके बाद उर्दू कीजिएगा, फिर इंग्लिश, फिर आप अपने एसएसटी जो 60 क्वेश्चन है उसमें जाइएगा। चलिए, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। चलें, और आगे एक काम आपका है कि अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप है, बीएड डीएलएड जिसमें रहे हों, उसमें आपका कॉमन ग्रुप भेज देंगे तो आपके साथियों को भी फ़ायदा मिल जाएगा आखिरी टाइम पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको मिलेगी, यानी डीएससी की, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़े नहीं हैं तो उसका हिस्सा बन जाएं। चलिए, अब हम पहला सवाल लेते हैं। देखिए, आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा, अगर आपको इससे मदद मिलती है, ठीक है, और फिर आप इसमें कामयाब भी होते हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, 9873603812, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, ठीक है, इसलिए मैंने सीडीपी का भी मैराथन बना करके सीडीपी का सारा चैप्टर कवर किया है। क्वेश्चन आंसर की 2 क्लास मैंने ली थी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बचे थे उसको 130 क्वेश्चन का रिवीजन करा दे रहे हैं, इंशाल्लाह भरपूर मदद मिलेगी। उर्दू की क्लासें सारी हो गई थी, मेथडोलॉजी की मैंने एक पूरी मैराथन बनाई है, उसके साथ 500 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीरीज़ है। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया अभी एक दिन पहले, ठीक है, उसको भी देख कर जाइएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पैडागोग। क्या है? पैडागोग। आप पढ़ते हैं ना पैडागोजी, पैडागोजी यानी हाउ टू टीच। तो ये पैडागोग से क्या मुराद है? इससे मुराद मुअल्लिम यानी टीचर है, ठीक है। टू द पॉइंट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इससे मुराद क्या है? टीचर है। एक चीज है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? मैन मतलब आदमी का बाप है। किस माहिर का कौल है? ये कौल किसका है? ये कौल है वर्ड्सवर्थ। किसका है? ये पूरा नाम अगर लिख के आएगा तो लिख के आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। कभी कभी किसी का मकूला पूछा जाता है तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी उन्होंने क्या कहा? चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। चलिए, दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है मवादे मजमून के तदरीसी अमल की वजह से कौन सी नशोनुमा होती है? जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर कौन सी नशोनुमा होगी? बताइए, कौन सी नशोनुमा होगी? इसमें जब आप पढ़ाएंगे मवादे मजमून तो ज़हनी नशोनुमा सबसे ज़्यादा होगी। कौन सी होगी? ज़हनी। ज़हनी का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपको, जैसे आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे
अगर आपको उसका माना नहीं समझ में आता तो कॉर्नर में लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन आएगा, वहां जाकर के इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है, पेपर इंग्लिश में आ जाएगा फट से। जिस्मानी यानी फिजिकल, समाजी यानी सोशल, ठीक है, तो आपका जहनी होगा। तालीम का अहम मकसद क्या है? तालीम जो एजुकेशन है उसका अहम मकसद क्या होता है बताइए। तालीम का अहम मकसद क्या होगा? बेहतर शहरी, यानी आपको एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीजन बनाना, यही तालीम का सबसे अहम मकसद माना गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तालीमी निज़ाम और उसकी जिम्मेदारी होती है। जो तालीमी निज़ाम है और उसकी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी मानी गई है बताइए। उनकी समाज, वालिदैन, असातिज़ा, बिरादरी, बताइए, सबकी जिम्मेदारी है। समाज भी जिम्मेदार है, वालिदैन यानी पेरेंट्स भी, और असातिज़ा भी, बिरादरी यानी कम्युनिटी, ये सब। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। जेल में कौन सा दुरुस्त बयान है? 4 पूछा जा रहा है, इसमें से कौन दुरुस्त है? मुअल्लिम सिर्फ तंजीम का मददगार। देखिए जिस ऑप्शन में सिर्फ, फ़कत, जो ऑप्शन आपका एक्सट्रीम की तरफ ले जाए वो हमेशा गलत होता है, तो काट दीजिएगा उसको। तालीम बालिगान गैर ज़रूरी है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। आगे क्या है? ख्वातीन के लिए कॉलेज की तालीम ज़रूरी है, सिर्फ कॉलेज की तालीम ज़रूरी है, ये भी गलत है। लड़के और लड़कियों की तालीमी रुझान में इख्तिलाफ हैं, यही आपका परफेक्ट है। तालीमी रुझान यानी एजुकेशन के लिए जो उनकी एटीट्यूड है, ठीक है, जो उनकी टेंडेंसी है, उसमें बदलाव पाया जाता है। अक्सर देखेंगे लड़कियां क्या होती हैं, वो बायोलॉजी लेती हैं क्योंकि थोड़ा सा उनका उस तरफ रुझान जाता है, बायोलॉजी की तरफ या टीचिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लड़के क्या हैं, हार्ड वाले काम ज़्यादा करते हैं। इस तरह से रुझान, यानी इसमें समाज भी जिम्मेदार है। उनका सोचना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, उसमें ज़्यादा सेफ नहीं रहेंगे। तो बच्चे आप देखेंगे अक्सर क्या लेते हैं, मैथ लेते हैं। लड़कियां क्या हैं, बायोलॉजी लेती हैं सब्जेक्ट, जो हाई स्कूल पास करके इंटर में जाते हैं। तो क्या है, लड़के और लड़कियों के तालीमी रुझान में इख्तलाफ है। चौथा ऑप्शन आपका सही माना गया है, ठीक है। चलिए सदर मुदर्रिस की अहम, यानी एक स्कूल है उसमें क्या है, एक हेडमास्टर होगा, उसकी अहम जिम्मेदारी क्या होती है? सदर मुदर्रिस की अहम जिम्मेदारी है तलबा का दाखिला लेना, रिकॉर्ड को एहतियात से रखना, साथ ही असातिज़ा के लिए मिसाली रहना, यही सही है। भाई आप हेडमास्टर हैं, आप जो है प्रिंसिपल हैं, आपके अंडर जो टीचर काम करते हैं, यानी जो असिस्टेंट टीचर हैं, उनके साथ आप आइडियल बने, यानी आपका व्यवहार, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। चलिए 8वें नंबर पे क्या है, तदरीस में अहमियत का हामिल है। बताइए तदरीस में कौन सी चीज़ अहमियत का? मुअल्लिम, सबसे ज़्यादा अहम क्या है? टीचर। कमरे जमात का मरकज़ी मकाम क्या है? आपको पता है पहले टीचिंग क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी। अब टीचिंग क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड होने लगी है। जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, बच्चा मरकज़ में होगा, वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो क्या है, मुतअल्लिम। मुतअल्लिम मतलब स्टूडेंट, मुअल्लिम मतलब टीचर, ठीक है। मुतअल्लिम लिख के आ सकता है, आमोज़गार लिख के आ सकता है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चलिए कौम का मेमार, कौम का मेमार यानी कौम को बनाने वाला, उसका यानी उसको संवारने वाला किसको माना गया है? मुअल्लिम ही को, यानी मुअल्लिम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर की, ठीक है। मुअल्लिम बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यानी टीचर को बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? दोस्त की तरह, शफकत के साथ, हमदर्दी के साथ, ये तमाम सारी खूबियाँ होनी चाहिए। दोस्ताना आपका सलूक होना चाहिए, शफकत के साथ पेश आए, हमदर्दाना सलूक, तीनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, स्कूल में समाजी खिदमत यानी सोशल सर्विस का अहम फ़ायदा, जो NSS वगैरह कराया जाता है, सोशल सर्विस का अहम फ़ायदा क्या होता है बताइए? इसमें काम करने की आदत, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, गांव की फलाह व बहबूद के लिए ये डिग्निटी ऑफ लेबर वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। सबसे परफेक्ट यही है, क्योंकि जब आप स्कूल में भी काम करेंगे तो आपको कहीं काम करने में झिझक नहीं होगी, ठीक है। इससे आप समझेंगे जो काम करने वाले हैं उनकी भी एक इज्जत होती है।
आगे है ज़हानत, यानी इंटेलिजेंस की बुनियाद इस पर होती है। ज़हानत की बुनियाद किस चीज़ पर होती है? देखिए इसमें हेरिडिटी जिसको तवारुस यानी वरासत कहते हैं, ठीक है, जो कि जिबिल्ली चीज़ें होती हैं। आपको पता है बच्चों के डेवलपमेंट में दो हैं, एक हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट जिसको हम माहौल कहते हैं। तो हेरिडिटी पे है, ठीक, क्या नाम है, हेरिडिटी पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मुशाहदा बातिन यानी इंट्रोस्पेक्शन, एक इसमें है यानी इवैल्यूएशन के टेक्निक में आता है। इंट्रोस्पेक्शन के लिए मौजू, इंट्रोस्पेक्शन के लिए कौन सी चीज़ मौजू होगी? इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू क्या होगी बताइए, इसमें से कौन सी मौजू होगी? इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस में यानी मुशाहदा बातिन टेक्निक यानी इंटेलिजेंस के चेक करने में सबसे ज़्यादा मददगार होगी। आगे है द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी किसे कहा जाता है? डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी किस चीज़ को कहा जाएगा? तालीम यानी एजुकेशन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एजुकेशन को, ठीक है। आगे है फर्द की ज़हानत की बुनियाद पर मुतअय्यना उम्र को क्या कहते हैं? फर्द की ज़हानत की बुनियाद पे मुतअय्यना उम्र को क्या कहा जाता है? मेंटल एज। आपको पता है आईक्यू लेवल चेक करने का फार्मूला दिया गया है, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है? एमए पहले रखिएगा। एमए का मतलब होता है मेंटल एज, और फिर आता है नीचे सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और उसके बाद इंटू 100, यही इसका फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो निकलता है तो एक्चुअल एज निकल के आती है। मेंटल एज, जैसे बच्चा तो अभी है 18 साल का, लेकिन उसकी मेंटल एज यानी बच्चा अभी मान लो हम 12 साल का है, लेकिन मेंटल एज 18 साल के बच्चे की तरह है, ठीक है। तो मेंटल एज ऊपर रखेंगे 18, अभी है क्रोनोलॉजिकल एज यानी अभी एक्चुअली उम्र कितनी है? 12, तो इंटू 100, ठीक है। जो इसका नतीजा निकलेगा वही उसका आंसर आता है, पूछा जा सकता है, इसको रखिएगा। पहले एमए रखिएगा, फिर नीचे सीए रखिएगा। चलिए आगे है खुद मुक्तफा बनने के लिए पेशा तालीम यानी ओकेशनल एजुकेशन को अहमियत देने वाला माहिर तालीम। खुद मुक्तफा यानी खुद कफील हो जाए बच्चा, यानी मिडिल क्लास पास करते करते यानी 8th तक पास करते करते कोई उसको स्किल आ जाए, हुनर हो जाए, अपना पेट खुद ही पाल सके। इसके बारे में किसने अहमियत दी थी बताइए? ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्राफ्ट एजुकेशन, इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने नई तालीम करके एक को बनाया था, जिसका सदर बनाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। वर्धा एजुकेशन भी इन्हीं से जुड़ा है। और महात्मा गांधी ने 3H का फार्मूला भी दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1H से उन्होंने दिया था हेड यानी दिमागी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 1H से दिया था हार्ट यानी अफेक्टिव डेवलपमेंट, तीसरा H से दिया था हैंड यानी क्या कहेंगे, मोटर डेवलपमेंट यानी साइकोमोटर डेवलपमेंट, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है। तो इसकी बात कौन करते हैं कि बच्चा पढ़ने यानी पढ़ते पढ़ते कम से कम मिडिल क्लास पढ़ने के बाद निकले तो कोई हुनर लेके निकले। ये महात्मा गांधी की सोच थी, ठीक है। चलिए आगे है तलबा में साइंटिफिक रुझान को फरोग देता है। साइंटिफिकली तौर पे मतलब तलबा में यानी स्टूडेंट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फरोग देगी बताइए? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फरोग? इंकशाफी तरीका, जिसमें नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, नई चीज़ का इंकशाफ करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। हाफिज़ा, मेमोरी के साथ रहने वाला, हाफिज़ा यानी मेमोरी के साथ रहने वाला क्या होगा? ये जो है तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। आगे क्या है? एक्सरसाइज यानी वर्जिश की वजह से किस चीज़ की नशोनुमा? जाहिर सी बात है, जब आप वर्जिश करेंगे तो जिस्मानी नशोनुमा, इसलिए स्कूल में बच्चों को खेल वगैरह कराई जाती है। आगे है करिकुलम का कंसेप्ट यानी मुराद। देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, एक होता है करिकुलम,
करिकुलम, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बन रही, उसमें मत जाइएगा। दूसरा होता है सिलेबस। देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस एक करिकुलम का एक जुज है, यानी एक पार्ट है, एक हिस्सा है, याद रखिएगा। करिकुलम स्कूल में जो सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, स्कूल में किसी जमात के पूरे साल की मुकम्मल मुतालाआती सरगर्मियाँ, जितनी सरगर्मी होंगी, चाहे करिकुलर हो चाहे को करिकुलर हो, ठीक है, चाहे आपकी स्कूलेस्टिक हो, को स्कूलेस्टिक हो, निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी सरगर्मियाँ, जायद निसाबी सरगर्मियाँ, यानी पूरे साल बच्चे का कितना एग्ज़ाम होगा, कितनी किताबें पढ़ाई जाएंगी, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कितना खेल होगा और कौन सी एक्टिविटी, सब चीज़ें मिला करके एक करिकुलम होता है। सिलेबस क्या है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज में कितने चैप्टर रखे जाएंगे, किस किस नौइयत के रखे जाएंगे, वो एक सिलेबस माना जाता है। तो करिकुलम क्या है, सिलेबस जो है करिकुलम का एक पार्ट होता है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। स्कूल के बाहर मुअल्लिम का रोल, स्कूल के बाहर मुअल्लिम का क्या रोल होगा, बताइए। इसमें यह है कि स्कूल के बाहर स्कूल का ऑर्गेनाइजर बने, यानी स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बने, ऑर्गेनाइजर बने, ये उसका रोल होगा स्कूल के बाहर भी, ठीक है। उनमें मुअल्लिम का बुनियादी फ़र्ज, बताइए इसमें मुअल्लिम का बुनियादी फ़र्ज कौन सा होगा। तलबा को मालूमात फराहम करना, तलबा की महारतों को फ़रोग़ देना, तलबा की रहनुमाई करना, ठीक है, तलबा में सही या दुरुस्त रुझानात पैदा करना, सारे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्ज क्या होगा, बताइए। देखिए मैंने ऑप्शन चेक किया था, कभी आपका क्वेश्चन आया है, उसमें तलबा को मालूमात फराहम करना, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रहा तलबा की रहनुमाई करना, क्योंकि अब आजकल जो टीचिंग का कंसेप्ट है, जैसे जॉन डीवी वगैरह कहते हैं, टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। आपको क्या सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि तलबा को मालूमात फराहम करना होगा या तलबा की रहनुमाई करना होगा। उनमें मुअल्लिम का अव्वलीन मकसद, बताइए इनमें से मुअल्लिम का अव्वलीन मकसद यानी सबसे पहला मकसद क्या माना जाएगा। गाइड करना, रुझानात फ़रोग़ देना, मालूमात बहम पहुंचाना, सरगर्मियों का इनेकाद। देखिए इसमें 4 है, ठीक है। अगर हम मालूमात की तरफ जाएंगे तो मालूमात होगा, वैसे गाइड करना यानी जहां उसको ज़रूरत पड़े वहां आप गाइड करेंगे, ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है। मौजूदा तालीमी तरीक़े में मुअल्लिम का रोल, मौजूदा जो तालीमी तरीक़ा है इसमें मुअल्लिम का रोल क्या होगा। रहबरी का रोल, काउंसलर का रोल, जांच करने का रोल, ठीक है, और कसीर रुखी रोल। देखिए रहबरी करने का रोल तो होगा ही, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। जांच करने का रोल, ठीक है, आपके उसमें प्रीवियस ईयर में जांच करने का रोल माना गया है ना, लेकिन मुझे रहबरी का रोल ज़्यादा सूटेबल, लेकिन ठीक है जो माना गया उसी पे आप जाइएगा। या जांच करने का रोल, मुअल्लिम मौजूदा तालीमी तरीक़े में मुअल्लिम का रोल, मुअल्लिम क्या है, जांच करेगा। इस कंसेप्ट से आप ले सकते हैं कि आप कोई काम करते हैं तो उसका इवेलुएशन यानी असेसमेंट का काम कौन करेगा, मुअल्लिम करेगा, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट मुअल्लिम करेगा। फिर जिस तरह से उसको समझ में आया कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें क्या है, रिमेडियल टीचिंग कराएगा। तो जांच करने का रोल सही मानिए, ठीक है। चलिए आगे है मुअल्लिम की बेहतरीन खूबी, एक एज अ टीचर उसकी अच्छी खूबी क्या होनी चाहिए, सब्र व तहम्मुल, सबसे अच्छा काम सब्र, यानी आपके अंदर पेशेंस हो, तहम्मुल यानी बर्दाश्त का मादा हो। आगे क्या है, मुअल्लिम के पेशा में ए जुज़ भी शामिल है, बताइए मुअल्लिम के पेशा में कौन सा जुज़ इसमें से शामिल होगा। बच्चों की जिबिल्ली सलाहियतों को उजागर करना, मर्दमशुमारी, नोटिस की असबाक पढ़ाना, ये सब नहीं।
बच्चों की जिबिल्ली सलाहियत यानी जो हेरिडिटी यानी जो उनको जन्मजात यानी जो इनेट एबिलिटी है, उनकी उन सलाहियतों को उजागर करना, निखार करके बाहर लाना एक मुअल्लिम की क्या हो सकती है, एक मुअल्लिम की का एक पेशा ये भी माना जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। आगे है, मुअल्लिम अपने दरसो तदरीस में इस्तेमाल करता है, यानी मुअल्लिम अपने दरसो तदरीस में क्या इस्तेमाल करता है, मिसालें, तख्ते स्याह, तस्वीर, दरसी किताब, सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगर सब आ जाए इनमें से सब, उस पर जाइएगा। वैसे मिसाल यानी इधर उधर का जब एग्जाम्पल देता है तो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। कमरे जमात में अगर मुअल्लिम से गलती सरजद हो जाए तो, अगर मुअल्लिम से आप पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उसमें क्या है, गलती के वक्त अपनी मौजूदगी का सबूत ना दें, ये तो थोड़ा निगेटिव जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अनजान बन जाएं, ये भी गलत है। दोबारा गलती ना होने पाए इसका ख्याल, यही चीज़ परफेक्ट है। भाई गलत इंसान है तो गलती आपकी होगी ही, ठीक है, आप फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन जब गलती हो जाए उसका ख्याल रखा जाए कि दोबारा ना हो, यही चीज़ ज़्यादा परफेक्ट होगी। आगे चलिए, आगे है इसमें, कमरे जमात में बेहतर दरसो तदरीस के लिए हर मुअल्लिम को ज़रूर ब अपने साथ ही रखना चाहिए। किस चीज़ को रखना चाहिए, दरसी तदरीसी इक्तिसाबी अशिया, TLM होता है ना, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्लास में दिलचस्पी पैदा होती है, बच्चे ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। जिनसी तालीम फराहम करने का सही मरहला, जिनसी तालीम जिसको कहते हैं सेक्स एजुकेशन, यानी ये भी लाइफ का एक पार्ट है, बायोलॉजिकल पार्ट है, इसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज कराना चाहिए। लेकिन इसके लिए कौन सी एज परफेक्ट होगी, जिनसी तालीम यानी सेक्स एजुकेशन कब दिलाना चाहिए, इसके लिए है उनफुआन शबाब, जब बच्चा कम से कम 18 साल। इसीलिए देखेंगे बायोलॉजी का सब्जेक्ट अलग कब आपको मिलता है, यानी क्लास 10th पास होने के बाद, जब बच्चा जब स्कूल पास करके जिसको आप कॉलेज कहते हैं, कॉलेज में पहुंच जाता है, यानी 11th 12th में बायोलॉजी का सब्जेक्ट, जो कि सेक्स एजुकेशन ही से ज़्यादा रिलेटिव है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इंसान के सब कुछ उसी में से एक पार्ट है जो जिन्स यानी सेक्स एजुकेशन कब कराई जाए, उनफुआन शबाब, क्योंकि इसकी एजुकेशन भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परफेक्ट यह है कि जब बच्चा बालिग हो जाए, ठीक है, पूरी तरह मैच्योर हो जाए, तब इसकी तालीम देनी चाहिए। आगे चलिए, दुस्तूर हिंद के कानून के मुताबिक तालीम इस जुमरे के तहत है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तालीम किस जुमरे के तहत आएगा, मुश्तरका जुमरे। देखिए पहले जब क्या है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एजुकेशन पहले आया था सेंट्रल लिस्ट में, यानी उस पर से मरकजी हुकूमत रखती थी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं रियासती उसमें रखा जाए, लेकिन फिर क्या हुआ कि एजुकेशन को मौजूदा दौर में मुश्तरका जुमरा, जिसको आप इंग्लिश में लिख के आ सकता है कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल है, एक स्टेट की, एक कॉन्करेंट वाली। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको एजुकेशन यानी एजुकेशन पे मरकजी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के तहत स्टेट वाली जो सूबाई हुकूमत, दोनों का कंट्रोल रहता है। स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा स्कूल से इतने किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, देखिए ये भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया, अलग अलग जगह कहा गया है कि टीचर कितनी स्कूल से कितनी दूरी तक वो उसकी रिहाइश होनी चाहिए। देखिए उसमें कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर के अंदर ही रहे, ताकि टीचर आसानी से स्कूल पहुंच सके, ठीक है। अब 50 किलोमीटर दूर रहेगा, ठीक है, अब हैदराबाद में उसको पढ़ाना है, अब वो वरंगल रह रहा है या उधर काजीपेट वगैरह में रह रहा है, तो कैसे अप डाउन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए है कि 8 किलोमीटर के आसपास रहना चाहिए। तालीमी निज़ाम पर असर रखने वाले, बताइए तालीमी निज़ाम पर असर क्या है, वालिदैन का भी असर होगा, असातिज़ा का, समाज का, सबका होगा, ठीक है। मुअल्लिम की सबसे बड़ी खामी ये है,
मुअल्लिम की कौन सी सबसे बड़ी इसमें से खामी हो सकती है? बसारत की कमज़ोरी, यानी उसको कम दिखता है। गैर सेहतमंद, थोड़ा सा हेल्थ अच्छी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी खामी पूछी जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है मवाद मजमून का फुकदान, सबसे बड़ी कमी। यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी नहीं, उसमें गहराई से नहीं जानते हैं, यही सबसे बड़ी खामी मानी जाएगी। मुअल्लिम के लिए उसका होना बेहद ज़रूरी है। बताइए, मुअल्लिम के लिए किस चीज़ का होना, यानी फ़र्ज़ शनास, यानी अपनी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है इसको आप पहचानने वाला होना चाहिए एक मुअल्लिम को। नज़्म ज़ब्त, यानी डिसिप्लिन भी मुअल्लिम को होनी चाहिए। पढ़ाने का शौक़, यानी पढ़ाने के लिए दिलचस्पी भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तमाम सारी क्वालिटी, सारी खूबियाँ एक मुअल्लिम के अंदर बेहद ज़रूरी है। आगे है, बच्चों की गैर हाजिरी को किस तरह काबू में लाएंगे। बच्चा क्या है, ज़्यादा गैर हाजिर होता है, स्कूल बहुत कम आता है, तो कौन सा तरीका? औलियाए तलबा को मुत्तला करके तलबा से इनफरादी ताल्लुकात, अलग से आप ताल्लुकात कायम करेंगे। स्कूल में खुसूसी सरगर्मियों का एहतमाम करके सज़ा वज़ा नहीं देते, इसमें सबसे अच्छा पहला होगा। यानी जो तलबा के गार्जियन हैं, चाहे पेरेंट्स हों या उसके कोई और गार्जियन हो, तो उनको आप बाखबर करेंगे, उनसे रीज़न पूछेंगे, तभी आप उस पर काबू ला सकते हैं। पता चला ऐसा है कि बच्चा घर से तो आता है, वालिदैन जानते हैं कि स्कूल आता है, बीच में गायब हो जाता है, उधर स्कूल जाने का टाइम होता है, स्कूल घर पहुंच जाता है। तो टीचर को यह है कि उनके जो गार्जियन हैं उनसे वो कंसल्ट करें, उनसे पूछे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, सेकेंडरी स्कूल में कम अज कम स्कूल के अय्याम होने चाहिए। चलिए 37 तो हो गया था। सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10 तक आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट, मैंने जो मैराथन क्लास बनाई है, ठीक है, तकरीबन 4 घंटे के आसपास है, उसमें सीडीपी के सारे चैप्टर को कवर किया है। उसमें मैंने राइट टू एजुकेशन एक्ट को डिटेल से बताया, उसके पॉइंट को निकाला था जहाँ जहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। इसमें से ये भी है कि सेकेंडरी स्कूल में कम अज कम कितना होना चाहिए। देखिए सेकेंडरी स्कूल में 220 पूरे साल में कम से कम 220 दिन तालीम के अय्याम होने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर 200 है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है आगे सवालात आए भी। ठीक है, तदरीसी इक्तिसाबी यानी प्राइमरी लेवल पे 200 है, अपर प्राइमरी लेवल पे कितना है, 220 है। तदरीसी इक्तिसाबी अशिया में सबसे अहम, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सबसे अहम किसको माना गया है, तख्ते स्याह यानी ब्लैक बोर्ड। आगे चलिए, मजमून का पर्चा बनाने की जिम्मेदारी, यानी प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए पर्चा बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए, ये मुअल्लिम की होगी, क्योंकि टीचर अपने जो टीचर पढ़ा रहा है वही सही से इवेल्युएशन के लिए पेपर भी बना सकता है। तअज्जुन क़द्र जिसको जांच कहते हैं, से किसको फ़ायदा होता है? तअज्जुन क़द्र होगा तो उससे दोनों को फ़ायदा होगा भाई, मुअल्लिम और तलबा दोनों को फ़ायदा इससे होता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मुराद, आपका उर्दू में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, एक नस्र एक नज्म, इसी के साथ इंग्लिश में। उसमें आप मेरी बात मानिएगा, पहले आप उसका क्या देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में कुछ सवालात डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कोई वाहिद है उसकी जमा पूछ ली गई, या कोई लफ्ज़ पूछा गया इसका मुतरादिफ क्या होगा, या इसका मुतज़ाद क्या होगा। कोई चीज़ होता है इनडायरेक्ट इस तरह से पूछा जाता है कि ये बताइए कि वो कौन से सन में हुआ, वो सन कहाँ लिखा है पैराग्राफ में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सवालात किस तरह से पूछे गए हैं। सवालात को ज़हन में रख करके पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे फटाफट, जो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मुराद क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का फहम के साथ कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसको समझ सकें, समझेंगे तभी तो उसका जवाब दे सकते हैं। जांच कब होनी चाहिए? जांच क्या है, मुसलसल। आपको पता है एक आया था कंसेप्ट,
CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टिन्यूअस यानी मुसलसल, दूसरे CC यानी कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जामे, और ई से इवेल्युएशन यानी तायुन कद्र यानी जांच। कॉन्टिन्यूअस लगातार पूरे साल उसका इवेल्युएशन होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी हर एंगल से देखा जाएगा। बच्चा निसाबी सरगर्मी में, हम निसाबी सरगर्मी में, जायद निसाबी सरगर्मी में यानी करिकुलर एक्टिविटीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना अच्छा है। ठीक है, देखेंगे सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं, बल्कि उसका अखलाक कितना अच्छा है, खेल में कितना अच्छा है, और दूसरी एक्टिविटीज बैतबाजी वगैरह में या मुशायरा वगैरह कायम होता है, स्पीच देने में, ड्रामा कायम करने में, सब हर एतबार से उसका इवेल्युएशन किया जाएगा। तो मुसलसल वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगर कहीं CCE आ गया कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, उसके तरफ तो आप जरूर जाइएगा। जांच मुसलसल होनी चाहिए, इसकी सिफारिश किसमें की गई, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव आपका इवेल्युएशन होना चाहिए, इसकी सिफारिश 1986 तालीमी पॉलिसी 1986 तालीमी पॉलिसी 1986। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये बहुत ही अहम माना जाता है। इसके बाद यही आखिरी था, इसके बाद 30-32 साल के बाद अब जो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो आई है, अब इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, तो इसी में कहा गया था कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE किस में आया था, 1986 वाली पॉलिसी में, जिस टाइम क्या नाम है, राजू गांधी उस टाइम जो है आपके वजीर आजम थे। ठीक है, आगे है ड्रॉप आउट यानी तर्क मदरसा। बीच में पूरे साल बच्चा नहीं, 2-4 महीना आया, बीच से गायब हो गया, अब स्कूल नहीं आता। तर्क मदरसा यानी तर्क स्कूल की अहम वजह क्या चीज़ मानी जाती है, बताइए। तलबा की माशी हालत, असातिज़ा की अदम तवज्जो, तालीमी और पॉलिसी की खामी, तालीम के तई औलियाए तलबा से में नावाफियत यानी जो बच्चे के गार्जियन हैं वो तालीम की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनका बच्चा जब तालीम से गायब ही हो गया, लेकिन उसको स्कूल लेकर नहीं आ रहे हैं, उनको अपने काम में लगा दिए, अब उनको दुकान लगा रहे उसमें उनको लगा दिए। तो क्या है कि नावाफियत उनकी है, इसीलिए ये चीज़ जो है मानी जाएगी। आगे चलिए, स्कूल में रियाजी के मजमून को पढ़ाने के लिए कौन सा वक्त मौजू होगा। मैथ वाला सब्जेक्ट आपको पता है, इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। सुबह का दूसरा पीरियड, पहले पीरियड में कुछ बच्चे पहुंचे नहीं रहते हैं, दूसरे पीरियड में क्या सभी आ जाते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। हमारे मुल्क में मुकम्मल ख्वादगी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म अंदाज में एहतमाम करने वाली रियासत केरला। केरल में लोग बताते हैं लिटरेसी रेट 100% है, 100% लोग लिटरेट है यानी पढ़े लिखे हैं। स्कूल को ताखीर से आने वाले तालिब इल्म के साथ मौलिम, अब कोई बच्चा है डेली जो है लेट आता है, तो अब मुअल्लिम उसके साथ क्या करेगा, सदर मुदर्रिस को उस तालिब की शिकायत करेगा। शिकायत करने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिस्मानी सज़ा देगा, उसको मुर्गा मुर्गी बनाएगा, कमरे जमात से बाहर कर देगा, यानी पनिशमेंट देगा। वजूहात सबसे अहम है, अगर कोई बच्चा डेली आता है लेट तो आप वजूहात उसका रीज़न तलाश करेंगे। कभी कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा स्कूल आने से पहले कहीं जाकर मजदूरी करता है, क्योंकि गरीब है, 1-2 घंटा ड्यूटी करता है ताकि कुछ पैसे हो जाएं, फिर घर आकर के तैयार होकर के स्कूल आता है, इसलिए लेट आता है। तो आपको रीज़न पता करना चाहिए। ठीक है, जो रीज़न पता कर लेंगे तभी आप उसका हल निकाल सकते हैं। दुआया इज्तिमा में तमाम असातिज़ा यानी दुआया इज्तिमा, अब जाहिर सी बात है, अब प्रेयर का है, प्रेयर होने के बाद किसी भी मौके पर सब लोग इज्तिमा में मिल कर के, किसी का इंतकाल हो गया, कुछ हुआ, कोई दुआ वगैरह की जाती है, जो इज्तिमाई दुआ हम कहते हैं। उसमें क्या है, बसाते खुद तमाम शरीक रहें, जाहिर सी बात सबको शरीक होना चाहिए उसमें। सुबह में जो प्रेयर होती है
ठीक है, असेंबली है, उसमें क्या है, सब बच्चे टीचर सब खड़े होते हैं और उसके बाद कोई हादसा हुआ, कोई नई चीज़ है, उसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। डाइट को कायम करने की सिफारिश, डाइट को कायम करने की सिफारिश किसमें की गई थी? यही कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में ही डाइट यानी DIET। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये बताइए डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा? डाइट का फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका ये DLED वगैरह होता है, जो पहले एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल, अक्सर उसको डील यही करता है, कौन? डाइट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे चलिए, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इस उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस उम्र के बच्चों को दी जाती है? 6 से 14 साल। एक चीज़ रखिएगा, अगर बच्चा डिसेबल है, क्या है? डिसेबल है, तो उसके लिए है 6 से 18 साल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कानून हक़ तालीम 2009 के बमूजब जमाते अव्वल ता पंजुम यानी प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, 60 बच्चों के लिए, क्योंकि वो रेशियो बताएगा, 60 बच्चों के लिए कम से कम 2 टीचर तो होने ही चाहिए। अगर 150 हैं, कितने हैं? 150 स्टूडेंट एक स्कूल में हैं, तो उसमें 4 टीचर और एक क्या हो, उसमें एक क्या होगा? हेडमास्टर होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत अहम है, इससे सवालात बहुत आते हैं। ठीक है, कानून हक़ तालीम के मुताबिक तालीमी साल में जमाते अव्वल ता पंजुम के लिए अक़ल्ले तरीन अय्याम, ठीक है, कितना है? 1 से 5 तक के लिए अक़ल्ले तरीन अय्याम कितने होने चाहिए? देखिए, असल चीज़ है 200 होने चाहिए, ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। 200 याद रखिएगा, कितना होते हैं? 200। अगर यहाँ 200 लिखा होता तो दूसरा सही होता। कितना होना चाहिए? 200। प्राइमरी लेवल पे 200, अपर प्राइमरी लेवल पे 220, दोनों याद रखिएगा। कानून हक़ तालीम के मुताबिक तालीमी साल में जमाते अव्वल ता पंजुम के लिए अक़ल्ले तरीन तदरीसी घंटे कितने होने चाहिए? कब से? प्राइमरी 1 से 5 तक। 1 से 5 तक तदरीसी घंटे आपके होने चाहिए 800 घंटा, और अगर यही अपर प्राइमरी आ जाए तो वहाँ आप 1000 पे जाइएगा। ठीक है, 800 होते हैं इसमें 800 हैं। अक़ल्ले अय्याम कितने होते हैं? 200, याद रखिएगा। देखिए आगे आ भी गया। ठीक है, कानून हक़ तालीम के मुताबिक तालीमी साल में जमात शशुम ता हश्तुम यानी 6 से 8 तक के लिए अक़ल्ले तरीन तदरीसी घंटे कितने होने चाहिए? 1000। यानी कानून हक़ तालीम में मदारिस और असातिज़ा की जिम्मेदारियों को किस बाब यानी किस चैप्टर में शामिल किया गया है? यानी चैप्टर किसमें? 4 में। चलिए आगे क्या है? कानून हक़ तालीम में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल को किस बाब में शामिल किया गया है? बताइए, इसमें क्या है? इसमें शामिल किया गया है। ये कौन सा आपका है? छठा वाला। कानून हक़ तालीम में असातिज़ा के लिए कम अज़ कम कितने तदरीसी घंटे, हफ्ता में कितने तदरीसी घंटे? बहुत अहम है, बहुत पूछा गया है, DSC में पूछा गया है। 45 याद रखिएगा। 45 को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टीचर स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होता है उसको भी शामिल किया गया है, इसलिए 45 घंटा माना गया है। कितना? 45। आगे है, कानून हक़ तालीम के मुताबिक मदरसा इंतज़ामिया कमेटी में ख्वातीन को कितने फ़ीसद नुमाइंदगी देनी चाहिए? बताइए, उनको कितना है? 50%। मदरसा इंतज़ामी कमेटी
SLM यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अफ़आल में शामिल है। इसमें क्या शामिल है? ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। क्या? मदरसा की कारकर्दगी पर नज़र रखना, मदरसा के लिए तरक्याती मंसूबा बनाना, मदरसा के लिए उसूल होने वाली ग्रांट के इस्तेमाल पर नज़र रखना। चलिए, हमने 60 क्वेश्चन पूरा किया है। अब आगे फिर हम 70 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अभी तक समझाने का तरीका, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत करके क्वेश्चन इकट्ठा किए जाते हैं, उसको एनालाइज करके मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका फरीज़ा बनता है कि आप फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ शेयर करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं जुड़ जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोबाइल को ऐसे लेटा कर देखिए, लैंडस्केप मोड में किनारे आपका सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, वहाँ क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं, ताकि नोटिफिकेशन आते ही जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आपका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के चैप्टर हैं, ठीक है? इतने सारे चैप्टर हैं, इससे रिलेटेड और CDP में और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड सवालात को इसमें इकट्ठा किया गया है, उसको देखते हैं, ठीक है? इसमें पहला है इक्तिसाब एक अमल है। इक्तिसाब जिसको आप लर्निंग कहते हैं, लर्निंग एक अमल है। लर्निंग एक कैसा अमल है बताइए? लर्निंग आपका कैसा अमल माना गया है? देखिए, लर्निंग क्या है? मुसलसल चलने वाला अमल है। कौन सा अमल है? मुसलसल। कहा जाता है लर्निंग यानी अल इल्मु मिनल महदी इलल लहद। इंसान सीखता कब से है? मिनल महदी, जब पैदा होता है, अपने माँ के गोद में होता है, तभी से तालीम शुरू हो जाती है। मिनल महदी इलल लहद यानी कब्र में जाने यानी मौत तक सीखता रहता है, तो मुसलसल चलने वाला है। इक्तिसाब का जामे मतलब क्या है? इक्तिसाब यानी लर्निंग। लर्निंग का जामे मतलब है किरदार में मुनासिब तब्दीली, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर में तब्दीली आ गई तो इसी को हम लर्निंग कहते हैं, जो कि बिहेवियरिस्ट का नज़रिया है। बिहेवियरिस्ट में आपके कौन कौन से आते हैं? देखिए, बिहेवियरिस्ट में आप एक बार देख सकते हैं, इसमें स्किनर आएंगे जिन्होंने चूहे और कबूतर पे रिसर्च यानी एक्सपेरिमेंट किया था। पावलो साहब आते हैं जिन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया था। थंडाइक आते हैं यानी थंडाइक जिन्होंने बिल्ली पे रिसर्च किया था। इनका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। पावलो साहब का क्या है? कंडीशनल यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इनकी है, ठीक है? स्किनर का क्या है? स्किनर का क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इनका है, ठीक है? ये तीन लोग इसमें हैं। तो यही चीज़ है, इनसे मुताबिक क्या है? किरदार में मुनासिब तब्दीली अगर आती है तो इसी को हम लर्निंग कहेंगे। बिहेवियरिज्म वाले इसी को मानते हैं, ठीक है? और दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में जिसमें जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की ये दोनों खास हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तलबा नए मवाद को सीखने का अमल। तलबा के नए मवाद को सीखने का अमल क्या है? मशरूतियत, जिसमें कंडीशन लगाई जाती है। ये क्या है? मशरूतियत है, ठीक है? दिलचस्पी का मतलब यानी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब बैरूनी ख्वाहिश यानी आउट यानी बाहर वाली जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है? इन आपका दिलचस्पी का मतलब होता है। मशरूत इक्तिसाब का बानी यानी कंडीशनिंग थ्योरी के बानी यानी फादर कौन कहलाते हैं? पावलो ने रिसर्च किस पे किया था? कुत्ते के ऊपर किया था ना। कंडीशन लगाई थी। पहले क्या करता था? घंटी बजती थी फिर खाना आता था, घंटी बजती थी फिर खाना आता था। जैसे तो कुत्ता क्या करता था? जब खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था, खाना देख करके अपनी लार टपकाता था, सलाइवा रिलीज होता था। जैसे हम लोग खट्टी चीज़ देख करके, इमली है कोई ऐसी चीज़, या बाहर देखा गोलगप्पा बन रहा, देख करके मुंह में पानी आ गया, या हैदराबादी बिरयानी देख लिया, मंदी देख लिया,
जैसे आया मुंह में पानी आ गया। तो कुत्ते को क्या है, पहले खाना देख करके पानी आता था, यानी वो सलाइवा बनता था, बाद में क्या हुआ, ऐसा कंडीशन बना दिया कि घंटी बजते ही उसकी लार टपकने लगती थी। ये मशरूत इक्तिसाब का बानी आपका पावलो था। ठीक है, इक्तिसाब के इस्तेमाल व अदम इस्तेमाल के कानून को किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? थॉर्नडाइक ने बिल्ली, थॉर्नडाइक का रिसर्च किस पे, बिल्ली का था। यानी भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया, एक खटका लगा दिया, बाहर जो है मछली रख दिया, तो मछली की स्मेल उसके लिए स्टिमुलस का काम करती थी। ठीक है, जिसको यानी सूंघ करके वो छटपटा रही थी। तो क्या है, इक्तिसाब के इस्तेमाल, इसमें इसने क्या दिया है, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो चीज़ बाकी रहती है, जो यूज़ नहीं करते धीरे धीरे वो लर्निंग से गायब होने लगती है। ये नज़रिया इसी की थ्योरी से निकला था, यानी थॉर्नडाइक जिसने बिल्ली पे रिसर्च किया था। बच्चों में पसंदीदा आदतों की नशोनुमा के लिए कौन सा इक्तिसाबी तरीका मुफीद है? बताइए, आदतों की नशोनुमा यानी उसको आदत डलवाने के लिए कौन सा तरीका सबसे मुफीद माना जाएगा? क्लासिकल मशरूतियत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पावलो ने कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया था कि पहले क्या है, कुत्ते की लार टपकती थी खाना देख करके। अब ऐसा उसने आदत डला दिया कि घंटी बजती है, खाना आता है। कभी बाद में ऐसा हुआ सिर्फ घंटी बज गई, खाना आया नहीं, फिर भी लार टपकने लगी। तो ऐसे हम बच्चों की आदत डला सकते हैं कि बच्चा कोई अच्छा काम करता है हम उसको रिवार्ड देंगे, अच्छा काम करेगा तो उसको रिवार्ड देंगे। तो क्या है, तो बच्चा अच्छा काम करेगा ताकि उसको रिवार्ड मिले। ठीक है, चलिए, जैसे आप देखेंगे क्लास में इंटरवल की घंटी बजते ही बच्चे अपनी टिफिन खोलने लगते हैं, क्यों, उनको पता है कि लंच की घंटी है। इक्तिसाब के कौन से नज़रिए में कुदरती, ठीक है, और कुदरती यानी मुहय्यज को हटाकर मसनूई मुहय्यज को इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, किसमें किया जाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, किसमें? कुदरती मुहय्यज यानी नेचुरल, कुदरती मतलब नेचुरल, और मुहय्यज मतलब स्टिमुलस यानी नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस क्या था, यानी कुत्ते का खाना का देख करके लार टपकाना। मसनूई क्या था, घंटी देख करके, यानी अनकंडीशनल, यानी ये जो मसनूई यानी मसनूई रिस्पॉन्स कौन था, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस कौन सा हो गया बाद में आपका? घंटी। क्योंकि पहले क्या था, खाना देख करके उसकी लार टपकती थी, बाद में क्या हो गया कि घंटी की आवाज़ सुन करके लार टपकने लगे। यानी मसनूई मुहय्यज को इस्तेमाल किया जाता है किसमें? बताइए, एक किसमें? एक क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलो ने किया था। पावलो के नजरिए में यानी यूसीएस यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को एससी यानी कंडीशन रिस्पॉन्स से जोड़ने से हासिल होने वाला नतीजा क्या था? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था कि क्या नाम है, खाने को, फूड को देख करके लार टपकना अनकंडीशन था। लेकिन बाद में कंडीशन रिस्पॉन्स क्या बन गया, जब उसने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन ये बना दी, पहले घंटी बजाता था, उसके बाद फिर खाना आता था। तो जब कंडीशन रिस्पॉन्स बना दिया तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? उससे कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। पहले अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, अब कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या? घंटी के बजने से लार का टपकना। ठीक है, पावलो के, मैंने इस थ्योरी को बहुत डिटेल से समझाई, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पावलो के नजरिए में किस तरह, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी को दोबारा हासिल किया जा सकता है। जैसे ये था कि बाद में ऐसा आया कि
घंटी बजती है खाना नहीं आया, घंटी बजती है खाना नहीं आया, घंटी बजती है खाना नहीं। ऐसे बहुत दिनों तक जब चलता रहता है तो कुत्ते की आदत छूट गई। घंटी बज रही है तो उसका खाना फिर भी उसकी लार नहीं टपकती। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी को दोबारा हासिल किया जा सकता है। किसके जरिए? इस थ्योरी से निकल के आता है, यानी कुदरती मुहैयज, यानी जो कुदरती स्टिमुलस है उसके जरिए स्टिमुलस रिकवरी। बाद में क्या हुआ कि घंटी बजती है खाना नहीं आया था, फिर वो आदत छूट जाती है। लेकिन रिकवरी उसको किस तरह से हासिल किया जाएगा? फिर हम कंडीशन लगा दें कि 2-3 महीना ऐसा करें या 2-3 दिन ऐसे करें, कुत्ते को रखें, पहले घंटी बजाएं फिर खाना आए, घंटी बजाएं खाना आए, घंटी बजाएं खाना। तो बाद में क्या होगा कि अगर हम घंटी बजाएंगे खाना नहीं देंगे, घंटी बजते उसका सलाइवा टपकने लगेगा। स्टिमुलस रिकवरी किससे आ जाएगी? कुदरती मनहज के जरिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम बच्चों के अंदर अच्छी आदत डला सकते हैं, उसको छुड़वा सकते हैं। ठीक है। पाओलो का ये नज़रिया जो कुत्ते के ऊपर उसने रिसर्च किया, इतना ज़्यादा वर्ल्ड में मकबूल हुआ कि पाओलो को इस नज़रिए की वजह से, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1904 में। ठीक है। क्लासिकल मशरूत इक्तिसाब के नज़रिए को किस माहिरे नफ्सियात ने पेश किया? किसने पेश किया था? पाओलो ने पेश किया था। आगे है, पाओलो ने अपने तजर्बा में किस जानवर का इस्तेमाल किया? पाओलो का कुत्ता। कबूतर किसका था? स्किनर का। बिल्ली किसकी थी? थॉर्नडाइक की। और चूहा किसका था? ये भी स्किनर का था। ठीक है। ऑपरेंट मशरूत इक्तिसाब के नजरिए को किस माहिरे नफ्सियात ने पेश किया? बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग को पेश किया था किसने? स्किनर ने, जो चूहे पे इसने रिसर्च किया था। ठीक है। चूहे को पता नहीं था कि जो है चूहा क्या है, उसको बंद किया जाए, इधर उधर मारता था, करंट लगता था, सही जगह जो है उसने किया तो खटका निकल गया। ठीक है। तो उसको क्या है, सही जगह जब उसने प्रेस किया तो क्या हुआ, उसको खाना मिलने लगा। ठीक है। तो ये किसने कहा? ऑपरेंट मशरूत, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग के नजरिए को किसने किया था? स्किनर ने पेश किया था। आगे है, ऑपरेंट मशरूत इक्तिसाब, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग इक्तिसाब में एक मखसूस डिब्बा, एक जाल था ना, उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्किनर बॉक्स। ऑपरेंट मशरूत यानी इक्तिसाब नजरिए का दूसरा नाम क्या है? बताइए। इसका दूसरा नाम क्या है? रिस्पॉन्स टाइप। यानी यहां चूहे को पहले से नहीं पता था कि अगर हम खटके को सही से दबा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? खाना मिलेगा। लेकिन उसको उस आदत ही थी कि रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें बंद हुआ तो इसलिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। अब सही जगह खटके पर जब उसका पड़ गया तो उसको दाना मिला। तो रिस्पॉन्स टाइप, इसको ये स्टिमुलस, इसमें पहले स्टिमुलस नहीं था। यानी उसमें क्या था कि जैसे कुत्ता क्या था, कुत्ता पहले से घंटी बजी उसको देखा, या इसी के साथ जो है थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक ने जो किया था, बाहर उसने मछली रख दी थी, मछली की स्मेल पहले ही से वो स्टिमुलस बन रही थी। लेकिन इसने जो किया था, चूहे को पता नहीं था कि सही जगह अगर हम दबाएंगे तो हमको दाना मिलेगा, दाना गिरेगा। तो आर टाइप थ्योरी, यानी रिस्पॉन्स यहां पहले ही था, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स था। ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं डिटेल से समझा रहा हूं। टीचिंग एड्स को किसने तैयार किया? बताइए। टीचिंग एड को सबसे पहले किसने तैयार किया था? एस.एल. प्रेसी ने। ठीक है। स्किनर ने अपने तजर्बा में लीवर को बतौर इस्तेमाल किया। लीवर वही खटका जिसको दबाने से खाना मिलता था। बताइए। इसको किसके तौर पे इस्तेमाल किया? यानी CS, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स।
नहीं, कंडीशंस स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस किसको बनाया था? लीवर को। कंडीशंस स्टिमुलस ये था कि अगर उसको लीवर ही को दबाएगा, ठीक है, तो क्यों लीवर को दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, ठीक है। लीवर को बतौर इस्तेमाल किया, क्या किया? कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन बना दे कि लीवर को बगैर दबाए आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और कनेक्शनलिज्म को किस माहिरे नफ्सियात ने पेश किया है? इसको थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली के ऊपर रिसर्च किया है, यानी ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी इसी से मुताल्लिक है। अगर बच्चा पढ़ने के लिए आमादा हो तो मुहैयज यानी स्टिमुलस और जवाबी रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स के दरमियान का रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? ताकतवर होता है, का रिश्ता क्या होता है? ताकतवर होगा। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान अगर कनेक्शन बन गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के दर, जैसे थॉर्नडाइक पे रिसर्च किया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस किया यानी बिल्ली ने उसको देख करके, क्या है, बाहर क्या रखा गया था? मछली, फिश, यानी उसकी स्मेल देख करके उसके अंदर स्टिमुलस आया। फिर जब वो सही जगह उसने दबाया, निकल करके बिल्ली उसको मिल गई। तो इसी के साथ आप बच्चों को कहिए कि अगर आप हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं, नीट का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, आपको एक मोबाइल मिलेगी, आपको एक साइकिल मिलेगी, आपको एक मारुति दिलाएंगे, तो क्या है, दोनों में रिश्ता सही है तो वो चीज़ ताकतवर यानी लर्निंग ज़्यादा होती है। थॉर्नडाइक के कवानीन क्या हैं? थॉर्नडाइक के कवानीन, यानी थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर रिसर्च करके कुछ कानून निकला था, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक कोई तैयार नहीं तब तक आप सिखा नहीं सकते, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस का कंसेप्ट इसी ने दिया है तो सही है। लॉ ऑफ मश्क यानी एक्सपीरियंस, यानी मश्क यानी एक्सरसाइज। जब आप किसी चीज़ में बार बार एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो सीख लेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कोई चीज़ अगर आपको मुतासिर करेगी तभी उसको ज़्यादा आप सीखेंगे। तो ये तीनों दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ क्या है, रेडीनेस। कहते हैं कि बाने बनिया बाजार नहीं लगती, यानी एक कहावत मशहूर है कि पहले जो लोग दुकान लगाते हैं उनसे टैक्स ज़्यादा लेते थे, पहले राजा महाराजा। तो क्या हुआ, बनिया ने जो दुकान लगाने वाले क्या कहा कि हम दुकान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा टैक्स लेता। सबको लाकर बांध करके एक तरफ से बिठा दिया। वो लोग अपना तराजू यानी जिससे वज़न करके चीज़ें बेचते वही नहीं उठा रहे थे। मशहूर हो गया कि बाने बनिया बाजार नहीं लगती। तो क्या है, अगर आप आमादा नहीं हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को कोई पढ़ा नहीं सकता। तो यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, ये सब तीनों लॉ किससे आए थे? थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट से। थॉर्नडाइक के बुनियादी कवानीन में सबसे अहम कानून कौन सा माना जाता है? सबसे अहम कानून यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट माना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने तजर्बे को किस साल पेश किया? थॉर्नडाइक ने अपने तजर्बे को किस साल पेश किया? देखिए इसमें 1904 में नहीं, आप देखेंगे 1905 अगर ऑप्शन आ गया तो इसी पे जाइएगा। 1905 में हकीकत में इन्होंने पेश किया था, ठीक है। पजल बॉक्स को अपने इक्तिसाबी तजर्बा के दौरान किस माहिरे नफ्सियात ने पेश किया था? थॉर्नडाइक ने, यानी जो बॉक्स रखा था उसको पजल बॉक्स कहा था, जिसमें कहते हैं बुझनी बुझाई जाती है। चलिए, थॉर्नडाइक के कवानीन का कमरे जमात में मुअस्सिर इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए ये बात किसने कही है? किसने कही है बताइए? इसको कहा है बर्नार्ड करके एक फिलॉसफी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इसको कमरे जमात में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे है, इक्तिसाब के गेस्टाल्ट नज़रिए को किसने अहमियत दी है? गेस्टाल्ट वार्ड, जिसमें कोहलर, कोफ्ता, इन सब का नाम आता है। बताइए किसने अहमियत दी है? इन तीनों ने थी। वर्दामीर
कोफका, कोहलर, तीनों आपके किससे जुड़े हैं? वर्दामीर, कोफका, कोहलर, ये तीनों गेस्टाल्टवाद थ्योरी जो इंसाइटफुल लर्निंग को यानी बसीरत को अहमियत देते हैं। ठीक है, इनसे मुतालिक कुछ सवालात देख लेते हैं ताकि इस गेस्टाल्टवाद थ्योरी का भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, गेस्टाल्ट नफ्सियात की इब्तिदा किस साल में होती है? बताइए, गेस्टाल्ट नफ्सियात की इब्तिदा किस साल होती है? 1912 में होती है। बसीरत इक्तिसाब यानी इंसाइटफुल लर्निंग नज़रिए को किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? बताइए, कोहलर ने। किसने पेश किया था? कोहलर ने पेश किया है। आगे है, कोहलर ने अपने तजर्बात ज़्यादातर किस जानवर पर किए हैं? कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे? चिंपैंजी। कोहलर क्या था? पहले वर्ल्ड वार के टाइम जो 1914 के आसपास आए से स्टार्ट होती है पहला वर्ल्ड वार। ठीक है, क्या है? पहले वर्ल्ड वार के टाइम है, इसमें क्या था? पहले वर्ल्ड वार की जो हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि ये एक आइलैंड पे फंस गया था। उस आइलैंड पे फंसने की वजह से उसने जानवरों पे रिसर्च किया, जिसमें से चिंपैंजी जो कि वनमानुस कहते हैं, जिसका नाम सुल्तान रखा था, उसने उस पर रिसर्च किया था। ठीक है, कोहलर ने उसमें से किन चिंपैंजी पर तजर्बात किए? एक पे तजर्बात किया था जिसका नाम सुल्तान रखा था, सुल्तान साहब। ठीक है, चलिए आगे चलिए। बसीरत इक्तिसाब के अहम अज्जा कौन से हैं? बसीरत इक्तिसाब के अहम अज्जा अचानक ख्याल या हाल, शदीद मकसद, सूरत हाल का मजमूई ज़ायदा, ये तीनों है। ठीक है, ऊपर के तीनों। कौन से मजमून में बसीरत इक्तिसाब मुअस्सिर साबित होती है? यानी बसीरत जिसमें इनसाइटफुल लर्निंग होती है, किसमें ज़्यादा परफेक्ट होगी? रियाजी यानी मैथ में। बच्चों की आदात व अतवार का ताल्लुक़ एक हद तक इसी तरीक़े इक्तिसाब के उसूल पर मुनहसिर है। बताइए, एक हद तक किस पर मुनहसिर होगा? ये ज़्यादा मुनहसिर है मशरूत यानी कंडीशनिंग लर्निंग पे। ठीक है, तालीम में पसमादा बच्चों के लिए जो तालीमी प्रोग्राम बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको रिमेडियल प्रोग्राम कहा गया है। रिमेडियल, पहले आप डायग्नोस करेंगे, कोई चीज़ पता चलेगा, उसका रीज़न पता चल जाएगा कि ये लोग क्यों तालीम में पीछे हैं, फिर उसके एतबार से उनके ऊपर ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। उस प्रोग्राम को रिमेडियल प्रोग्राम कहा जाता है। तालीमी टेक्नोलॉजी यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग का तस्वूर कौन से इक्तिसाब नज़रिए पर है? ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग का तस्वूर कौन से इक्तिसाब नज़रिए पर है? बताइए, किस इक्तिसाब नज़रिए पर है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किस पे है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं। मसले का अचानक हल, किस हिसाब से अचानक कोई चीज़ आ जाए, इसको क्या कहेंगे? बसीरती। जैसे वो क्या था, ठंडा, एक क्या नाम है, सुल्तान साहब जो थे, इस पर जो इसने रिसर्च किया था कोहलर, कि केला ऊपर टंगा हुआ है, नीचे बॉक्स है, सोचा यार केला कैसे हासिल करें, एक बॉक्स पे दूसरा बॉक्स लगाया, चढ़ करके पा गया, बाहर रख दिए, उसको पिंजड़े में बंद किया, छड़ी थी, उसने छड़ी को खींच करके केला निकाल के खा गया। ठीक है, तो इनाम व सज़ा का हस्बे ज़ेल कानून, यानी तो इसका ताल्लुक तो बसीरत इक्तिसाब से हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, इनाम व सज़ा का हस्बे ज़ेल कानून से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। बताइए, इनाम व सज़ा का हस्बे किससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है? एक कानून तासीर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए,
इक्तिसाब को सीखने के लिए बच्चा उसके लिए बिल्कुल आमादा हो। एक कानून कौन सा कहलाएगा? एक कानून कहलाएगा लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक आप रेडी नहीं तब तक कोई नहीं सिखा सकता। एक इक्तिसाब सीखने के बाद उससे मिलता जुलता इक्तिसाब बआसानी सीखा जाता है। यही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, बैलेंस बन गया, तो अगर आपको स्कूटी दे दी जाए तो आप उसको चला लेंगे, सिर्फ उसका कान ही ऐंठेंगे, अब चलने लगेगी। ठीक है, तो क्या है, इसी को कहते हैं इक्तिसाब की मुंतकली, यानी लॉ ऑफ ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मशरूतियत किरदार की कुंजी है। मशरूतियत किरदार की कुंजी, जो कंडीशन बनाते हैं यही क्या है, किरदार की कुंजी है। एक कौल किसका है? एक कौल वाटसन का है। किसका है? एक कौल वाटसन ने दिया था। अगर इक्तिसाब शुरू में तेज़ी से बढ़ता जाए और बाद में वक्त के लिहाज से कम होता जाए, जैसे आप लर्निंग कर्व देखें ना, लर्निंग कर्व ऐसे रहता है। पहले क्या है, सीख रहे हैं, तेजी से ऊपर जा रहा है, फिर क्या है, लर्निंग स्लो हो गई। तो इक्तिसाबी यानी ये मुनहना ख़त की शक्ल होगी। बताइए तो कौन सी शक्ल होगी इसमें से? इसमें से होगी, इसको कहा जाता है मुहद्दब। ठीक है, मुहद्दब शक्ल होगी। जैसे मैं इसे बना देता हूं, इस तरह से लर्निंग हुई। पहले क्या है, लर्निंग होती गई, आगे सीखते गए, सीखते गए, फिर जब नीचे हो गई, यानी लर्निंग कम हो गई तो नीचे गिर गई। तो किस तरह की? ये मुहद्दब वाली शक्ल है, इस वाली शक्ल, जैसे टीला बनता है। ठीक है, कम हो गई तो या ऊपर जाके नीचे आ गई, ये मुहद्दब वाली शक्ल यानी दूसरी वाली बनेगी। ये लर्निंग कर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन से इक्तिसाबी मुनहना खत की शक्ल है? ये कौन से इक्तिसाबी मुनहना खत की शक्ल है? बताइए, ये क्या है? ये आएगा यानी मुक़अर। क्या आता है? मुक़अर। ठीक है, एक होता है इस तरह से मुक़अर वाला, अगर नीचे गहरा रहेगा इसको क्या कहते हैं? मुक़अर। ठीक है, इक्तिसाबी मुनहना खत में जुमला कितने मराहिल होते हैं? यानी लर्निंग कर्व के कितने मराहिल होते हैं? इसके टोटल लर्निंग कर्व के मराहिल, आपके 5 मराहिल इन्होंने माने गए हैं। कितने हैं? 5। चलिए, इक्तिसाबी मुनहना खत यानी लर्निंग कर्व, देखिए यहाँ दे ही दिया, में तीसरा मरहला क्या कहलाता है? लर्निंग कर्व में तीसरा मरहला कहलाएगा प्लेटू। प्लेटू मतलब होता पठार। जैसे पठार पे क्या है, कोई चीज़ उगती नहीं है। आप क्या है, अच्छे से सीख रहे थे, आपकी तालीम अच्छे से जा रही थी, ऊपर चढ़ गए, फिर यहाँ कुछ देर के बाद आप स्टॉप लग गए, यानी ठहर गए, कुछ नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? पठार हुआ। ठीक है, पठार के बाद फिर सीखने लगे तो फिर आगे बढ़ गए। तो ये वाला हिस्सा जो समतल है, पठार है, जिस पर कुछ नहीं लर्निंग हो रही है, उसको प्लेटू यानी पठार कहा जाता है। प्लेटू मरहले के वजूहात क्या हैं? आपके अंदर पठार आ गया, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, उसमें क्या है? जिस्मानी कमज़ोरी, आप बहुत कमज़ोर हो गए तब भी पठार आएगा लर्निंग में। दिमागी थकान, आप थके हुए हैं फिर भी नहीं सीख सकते। इक्तिसाब में दिलचस्पी, लर्निंग में इंटरेस्ट ही कम हो गया तब भी नहीं सीख सकते। तो क्या है, ये तीनों माना जाएगा। प्लेटू में तीनों चीज़ें दाखिल हैं। आगे है इक्तिसाबी मुनहना खत में कौन सा मरहला क्रिटिकल है? लर्निंग कर्व में, ये जो लर्निंग कर्व आपका है, इसमें कौन सा मरहला क्रिटिकल माना जाएगा? प्लेटू वाला, जिसमें ठहराव आ गया, एक क्रिटिकल है। इससे जल्दी निकलना ज़रूरी है, तभी आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी। आगे है कनकेव यानी मुक़अर इक्तिसाबी मुनहना
ख़त में इक्तिसाब इब्तिदा में धीरे क्यों होता है? ठीक है, कनकेव यानी कनकेव कहते हैं मुक़ार, किसको कहते हैं? मुक़ार, जो इस तरह का होता है। इक्तिसाबी मुनहना ख़त में, ठीक है, इक्तिसाब इब्तिदा में धीरे क्यों होता है? इसमें क्या है, इक्तिसाब इब्तिदा में धीरे क्यों होता है? इसकी मेन वजह यह है कि मवाद मज़मून का नयापन। शुरू में जब आपको नया नया मजमून होगा, कोई भी चीज़ आप सीखेंगे, शुरू में क्या है, धीरा रहेगा, मुश्किल लगेगा। जब आप अब जैसे यहाँ नीचे है, ठीक है, शुरू में क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, नीचे लर्निंग है, अभी मवाद का मजमून नया है। अब जब जब थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो गई, बार बार पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ऊपर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा ए भी दोनों होंगे, यानी मवाद मजमून नया है, इसी के साथ मुश्किल भी है। इक्तिसाब मुनहना खत, ठीक है, यानी एक्स महवर पर क्या क्या लिया जाता है? बताइए, इस महवर पर क्या लिया जाएगा? इस पर क्या लिया जाता है? वक्त यानी टाइम। ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स नज़रिया को किसने पेश किया है? आइडेंटिकल एलिमेंट नज़रिया को पेश करने वाले थॉर्नडाइक, वही जिन्होंने बिल्ली पे रिसर्च किया था। चलिए, रद्द बदल जरिए इक्तिसाब यानी ट्रांसपोजिशन के नज़रिए को किसने पेश किया है? इसको पेश करने वाले माहिर गेस्टाल्ट हैं। ट्रांसपोजिशन के नज़रिए को माहिर गेस्टाल्ट ने पेश किया है। चार्ल्स जड ने, ठीक है, कौन सा इक्तिसाबी तबादले नज़रिए को पेश किया है? बताइए, कौन सा इक्तिसाबी तबादले नज़रिए को पेश किया है? यानी उमूमी तरीक़े इक्तिसाब यानी जनरल लर्निंग मेथड को यानी चार्ल्स जड ने पेश किया है। आगे है, साबका मालूमात अगर जदीद मालूमात के सीखने में मुआविन होते हैं तो ये कौन सी तबादले की कौन सी किस्म मानी जाती है? बताइए, आइडेंटिकल एलिमेंट नज़रिए को इसमें नहीं, ये वाला बताना, ठीक है, बीच में आ गया है। ठीक है, इसमें से कौन मानी जाती है? बताइए, इसमें है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र। एक चीज़ साइकिल सीख करके बाइक चला ले जाते हैं तो क्या है, इसी को पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहा जाएगा। अगर कोई बच्चा खेल में महारत रखता है और पढ़ने में भी महारत रखता है, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते मेरा सर की वीडियो भी देख रहे हैं, तो क्या खाना बनने में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, उसको सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं। बहुत लोग क्या है, कपड़ा वगैरह सिलाई करते हैं, कपड़ा सिलते रहते हैं, मशीन से सिलाई हो रही है, कोई नात वगैरह, कोई तकरीर वगैरह सुन रहे हैं, या आप टेट की तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है, मैराथन क्लास ही देख रहे हैं, सिलाई भी कर रहे हैं, तो क्या है, और एक दूसरे पे अफेक्ट तो नहीं है, तो इसी को ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ का असर किसी पे गलत पड़ जाए तो निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। आगे है, गेस्टाल्ट नफ्सियात का अहम मुद्दा है। बताइए, गेस्टाल्ट नफ्सियात का अहम मुद्दा क्या है? बताइए, क्या होगा? बताइए, गेस्टाल्ट नफ्सियात का अहम मुद्दा क्या होगा? कुल से जुज़ की जानिब। गेस्टाल्ट में क्या होता है, कुल से जुज़ की जानिब यानी होल टू पार्ट जाते हैं। इसने क्या है, एज अ होल चीज़ों को देखा। इसमें क्या होता है, चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। लफ्ज़ गेस्टाल्ट के माना है, लफ्ज़ गेस्टाल्ट के माना क्या है? ठीक है, लफ्ज़ गेस्टाल्ट का क्या माना होता है? लफ्ज़ गेस्टाल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ एज अ होल, ठीक है, हकीकत यानी एज अ होल लिख के आया है तमाम, या इसका एक माना साख्त भी होता है। ठीक है,
आगे चलिए। इक्तिसाबी मुनहना खत्ते, इक्तिसाबी मुनहना खत, ठीक है, मुहद्दब और यानी मुक़अर खुतूत का मजमूई शक्ल किस तरह होगा? बताइए इसकी मजमूई शक्ल किस तरह से बनेगी? इसकी मजमूई शक्ल इस तरह से, तीसरा वाला ने एस के फॉर्म में बनेगी। झेल में कौन सा नॉनसेंस सिलेबल है? ये अब यानी इंग्लिश से रिलेटेड आ गया इसमें सवाल, ठीक है। नॉन सेंस सिलेबल इसमें से कौन सा कहलाएगा? ए वाला है, ठीक है, TKS, ठीक है। नॉन सेंस सिलेबल कहते हैं ये जो दो होते हैं, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट डज नॉट रिपीट एंड द सिलेबल यानी डज नॉट प्रायर मीनिंग, जहाँ इस तरह का सेंस आए उसको नॉन सेंस सिलेबल कहते हैं, जैसे TKS है। आगे चलिए। हाफिजा पर, अब मेमोरी से सवाल आता है। हाफिजा पर फ़ायदामंद यानी मुफीद तजर्बात करने वाला माहिर कौन सा है? ठीक है, ए है एबिन घोष, यानी एबिन घोष है इसमें, यानी मेमोरी पे इन्होंने रिसर्च किया, ठीक है। इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? हरमन एबिन घोष, ठीक है, शायद इंग्लैंड से थे, ठीक है। आगे है याददाश्त और फरामोशी यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है में किस पर मुनहसिर होता है? बताइए ये चीज़ किस पर मुनहसिर होगा? ये चीज़ हाफिजा यानी मेमोरी पे। आगे है भूलने का खत्ते मुनहना यानी लर्निंग कर्व को किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? इसको पेश किया है एबिन घोष, जिसको क्या कहते हैं? यानी हरमन एबिन घोष भी कहा जाता है। फारसी के चंद जुमलों को याद करने की सलाहियत कौन से हाफिजे से ताल्लुक़? फारसी के चंद जुमले, जैसे कोई कहे कि दरी चेशक, इसमें क्या शक है, या कुछ भी याद रखे, ठीक है, यानी पिदरम सुल्तान बुअद। अब जैसे कहते हैं कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, हुनूज यानी अभी दिल्ली दूरस्त, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। तो चंद जुमले अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो एक हाफिज़े के एक कौन से हाफिज़े से ताल्लुक़ रखती है? ये चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है? यानी पॉजिटिव मेमोरी है। फारसी के चंद जुमलों को याद करने की सलाहियत क्या है? नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा भाई, ये मेरे एतबार से रोट लर्निंग होगा। क्या होगा? यानी रोट मेमोरी है। फारसी के चंद जुमलों को याद करने की सलाहियत कौन से हाफिजे से ताल्लुक़ रखेगी? ये तो देखिए, ये इसमें सबसे बेहतर, क्योंकि कोई चीज़ आप चंद जुमलों को याद कर लेते हैं, ठीक है, या तो मैंने देखा था ऑप्शन आपका पॉजिटिव लर्निंग, लेकिन कोई चीज़ याद करो जहाँ मेमोरी यानी फारसी के चंद जुमलों को याद करना या रटने का सेंस आएगा, तो रोट मेमोरी में उसमें हम लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। ये एक्टिव मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी तो यहाँ नहीं है, क्योंकि याद कर रहे हैं, तो ये रोट मेमोरी या तो पैसिव मेमोरी, ठीक है। देखिए रोट मेमोरी भी सही हो सकता है, लेकिन पिछले साल आपके आया है तो उसमें पैसिव मेमोरी माना गया। क्या है पैसिव? यानी एक्टिव मेमोरी नहीं है बल्कि पैसिव है, तो पैसिव की तरफ आप जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर पैसिव ना हो तो रोट है तो रोट की तरफ जाइएगा। चलिए, नए मवाद को पढ़ने से पुराने, ठीक है, पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने में मुश्किल आती है, तो इसको नफ्सियात में क्या कहेंगे? नए मवाद को पढ़ने से पुराने में मुश्किल, नए पढ़ोगे तो पुराने में मुश्किल आएगी, इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रो एक्टिव यानी निगेटिव वाला,
नए मवाद को पढ़ने से पुराने पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने में मुश्किल आती है। इसको रेट्रो मतलब होता है निगेटिव, यानी निगेटिव एक्टिव इनहिबिशन के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे क्या है, लफ्ज़ मुहर्रिका यानी मोटिवेशन किस ज़बान से है, ये लैटिन का है। कोई भी अगर पूछा गया कि किससे, अक्सर लैटिन ही के वर्ड होते हैं, ठीक है। एबिन घोष, ठीक है, यानी हरमन एबिन घोष का ताल्लुक किससे, ये का ताल्लुक किस मुल्क से था, बताइए। इनका ताल्लुक किस मुल्क से था, इनका ताल्लुक जर्मनी, मैं वो कह रहा था क्या नाम है, ब्रिटिश ने, बल्कि जर्मन से मुतालिक था, ठीक है। इनका ताल्लुक जर्मनी से था। आगे है बार्टलेट का ताल्लुक किस, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, ठीक है, बार्टलेट का, ठीक है। बार्टलेट का यानी इनका पूरा नाम है था फेडरिक, यानी फेडरिक बार्टलेट। इनका ताल्लुक किससे था, इंग्लैंड से था। वाटसन ने उस बच्चे पर तजरियात, यानी वाटसन ने भी एक जो है तजर्बा किया था। पूछा जाता ये इमोशनल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, यानी इमोशनल पे जो रिसर्च करने वाले वाटसन कहलाते हैं। यानी जज्बात पर किसने रिसर्च किया था, वाटसन ने। जिस बच्चे पे किया था उसका नाम अल्बर्ट था। क्या था, अल्बर्ट, यानी क्या था, अल्बर्ट, ठीक है। यानी पूरा नाम था यानी लिटिल अल्बर्ट उसका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। सुल्तान तो ये जो चिंपैंजी का नाम रखा गया था, ठीक है। आगे क्या है, किस इक्तिसाबी तरीके में इक्तिसाब मुस्तकिल होता है, किसमें जो है आपका इक्तिसाब क्या होगा, मुस्तकिल होता है, बताइए। इसमें बसीरती इक्तिसाब, जो आप इंसाइटफुल लर्निंग से सीखते हैं, तो वो क्या होगा, आपका मुस्तकिल होगा, जैसे चिंपैंजी ने सीखा था। इसमें हम लोग मैथ वगैरह सीखते हैं। आगे क्या है, अल्बर्ट बंडूरा की लिखी हुई तसनीफ। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडाल वाला एक्सपीरियंस किया था ना, बच्चों को मूवी दिखाया और कुछ बच्चों को देखा क्या हुआ कि उसने ऐसा सीन देखा कि लोग डाल को मार रहे हैं उस पर, तो बच्चे को फिर जब अलग लाए तो उसी तरह की एक्टिविटीज़ घर में कर रहा है कि सबको मार रहे हैं, दोस्तों को मार रहा, कूट रहा, क्योंकि कहा जाता है जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हों वो दिमाग पे पड़ती है। इसलिए जो गलत किस्म की सीन है या कुछ ऐसे जो साइट्स हैं, कोई आप देखेंगे जो ऐसी मूवियाँ हैं जो कि आपकी पोर्न साइट वाली हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, वो सब 18 साल के बच्चों को देखना मना इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जो चीज़ बच्चे देख लेंगे उसको अपने घर में अपने आसपास जो है उसको करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब से आपसे मोबाइल आ गया, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे क्या देखते हैं, इस पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे की तरबियत अच्छी। इसलिए देखेंगे 14 साल 15 साल के बच्चे क्या है, किसी का रेप कर दिए, किसी के साथ जो है सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को पहले से जान लिया। उसका मेन रीज़न क्या है, मोबाइल स्मार्टफोन है। तो इस पे अल्बर्ट बंडूरा ने जो रिसर्च किया था वो थ्योरी बेहतर तरीके से फिट बैठती है इस चीज़ पे कि बच्चे को जिस तरह से आप दिखाएंगे उसके दिमाग पे उसका उसी तरह से असर भी पड़ता है, ठीक है। तो उसने 2 किताब लिखी थी, यानी एक लिखी थी सोशल लर्निंग यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक तो साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। ये दोनों बुक किसकी हैं, अल्बर्ट बंडूरा की हैं। ये कहाँ, ये कनाडा, शायद अभी बाहयात हैं, ठीक है। ये जो है कनाडा के हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे चलिए, आगे है कि बसीरती इक्तिसाब के लिए उस जानवर पर तजर्बा किया गया। बसीरती किस पर, सुल्तान साहब यानी चिंपैंजी पे किया गया था। इक्तिसाब बजरिए मुशाहिदा, लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन तरीके को पेश करने वाला माहिर कौन था, यानी बताइए इसको किसने पेश किया था।
इसको पेश करने वाले कौन हैं? एक तो बंडूरा, बंडूरा तो ये बिल्कुल सही है। एक डिलर्ड और मिलर, यानी मिलर, मिलर, डिलर और बंडूरा, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने तो इस पर किया है। इन्होंने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, बच्चा ऑब्जर्वेशन ये देख करके सीखता है। जैसे उसने गलत चीज़ देखी मोबाइल पे, उसका असर हो रहा है, या बच्चे को जिस तरह से उन्होंने मूवी दिखाई, सीन यानी उस तरह की मार धाड़ वाली सीन दिखाई, उस तरह का बच्चा बाद में करने लगा, डाल को मारने लगा, उसको गाली देने लगा। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन क्या है? अल्बर्ट बंडूरा और इसी के साथ जो है डिलर और मिलर, इन सब ने, तीनों ने इस पर जो है पेश किया है। तो आपका चौथा नहीं, 1 और 2, देखिए इसको सही से समझ लीजिए। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को दिया है डिलर्ड ने और मिलर ने, ठीक है, यानी आपका चौथा वाला सही है, ए और बी। और तीसरा अल्बर्ट बंडूरा, क्या इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा पे नहीं दिया है, इन्होंने कहा है इनकी थ्योरी दूसरे चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यानी दिखा सकता हूँ, इन्होंने जो थ्योरी पेश की है इनकी, देखिए ये है, ठीक है, ये इस पर है ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। अच्छा हाँ, ऑब्जर्वेशनल का ताल्लुक जो है बंडूरा ही से है, ठीक है। देखिए इसमें आप इस डाउट को बिल्कुल क्लियर के लिए, एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस क्या है? बंडूरा की है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसकी है? ये बंडूरा ही से मुताल्लिक है। तो आप इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इक्तिसाब बजरिए मुशाहिदा, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन तरीके को पेश करने वाला माहिर कौन से है? बंडूरा। यहाँ आप सीधे बंडूरा की तरफ जाइएगा, ठीक है। और ये सब इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें बंडूरा आपके ऑप्शन में मैं देखा तो उसमें दिया गया था पहला, चौथा वाला ने पहला और दूसरा, ठीक है। लेकिन पेश करने वाला नहीं है अगर पूछा जाए तब तो ये हो सकता है, लेकिन पेश करने वाला जो कि आपका सिलेबस का बेनी हिस्सा है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की थ्योरी किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। अगर बंडूरा नाम आ जाए, बंडूरा को लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ही के साथ जाइएगा, ठीक है। इस डाउट को आप बिल्कुल क्लियर ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस पर इन्होंने वो सीन भी दिखाई थी, उसके बाद उसमें बहुत सारी थ्योरी भी निकल के आएगी जिसको मैंने डिटेल से समझाया भी है। तो अब हम टोटल 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे, इंशाल्लाह आपको भरपूर मदद मिलेगी। आप हमें फीडबैक हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं, ठीक है, 9873603812, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरे तरफ से जितनी कोशिश थी मैंने कोशिश की। अब आप कितना आप इसमें से ले सकते हैं, कितना आपकी तैयारी है, उसमें ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ है। मेरी पूरी कोशिश की आप बेस्ट ऑफ लक। आपका जल्द से जल्द जो है टेट क्लियर हो, आगे फिर आप डीएससी की तैयारी करें। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।